हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा जियोलॉजी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद अब हम लोग का टारगेट है फिजिक्स के एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो चलिए फिजिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो पहला चैप्टर को मैं ग्रेविटेशन को लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके प्रत्येक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है जैसा कि यूनिट 6 है, ठीक है। यूनिट 6 है, ग्रेविटेशन इसका नाम है, ठीक है। तो देखते हैं पहला टॉपिक कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वह आकर्षण का बल, ठीक है, बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में किसी भी दो बॉडी के बीच लगने वाला आकर्षण का बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर यानी प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल होता है और इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, यह एक केंद्रीय बल है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है, तो दोनों बॉडी के सेंटर से जो फोर्स लग रहा है, ये सेंटर के बीच, तो इसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक टॉपिक, ग्रेविटी क्या होता है यानी गुरुत्वीय बल क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉन एज ग्रेविटी यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट यानी धरती और किसी भी वस्तु जो धरती के सरफेस के सामने है के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है यानी इसको हम स्मॉल जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सरफेस की तरफ गिरती है, ठीक है, फॉल्स फ्रीली यानी स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल के कारण, देन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज, तब उसका वेलोसिटी में बढ़ोतरी होता है, वृद्धि होता है। एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस और वेलोसिटी में इंक्रीज होने के कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द ऑब्जेक्ट यानी बॉडी में। एंड दिस एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस कारण, न स्मॉल जी के कारण यानी ग्रेविटी के कारण, जो स्मॉल जी नहीं, ग्रेविटी के कारण जो आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर इसका कुछ यूनिट वगैरह का देखते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट होता है, जैसा कि ये एक एक्सेलरेशन है यानी ये एक त्वरण है, तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू का बात करते हैं। तो जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। या कभी कभी आप इसको देखते बहुत सारा क्वेश्चन में, या जिस क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो इस तरह इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं कि वेट क्या होता है। वेट मतलब होता है भार। तो भार आप पढ़े होंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ यानी जो धरती के द्वारा बल लगाया जाता है ऑन द ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु पर, टुवर्ड द सेंटर उसको अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है, ठीक है, अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है धरती किसी वस्तु पर, तो उसको हम वेट बोलते हैं यानी भार बोलते हैं, ठीक है। भार ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस वस्तु पर लगने वाला भार कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू और इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जिस तरह आप पढ़े हैं कि एफ बराबर होता है एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरह डब्ल्यू बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका वेट का एसआई यूनिट का बात करते हैं। तो जैसा कि एक फोर्स है तो इसलिए इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। फिर थोड़ा देखते हैं आगे कि लिखा है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जिसको आप न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को आप न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है थोड़ा देखते हैं। तो होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ के नियम के हिसाब से यानी आधार पर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडी पर लगने वाला, किसी भी दो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो आकर्षण का बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी दोनों का मास के गुणनफल के समानुपाती होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों बॉडी के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं डेट इज करके कि क्या बोलना चाह रहा है कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी का मास के एक प्रोडक्ट के इक्वल समानुपाती होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते एक तो एक बराबर देकर एक कांस्टेंट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आता है एक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह क्या बनता है, यह बराबर आता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, वेयर जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आया था, ये जो आपका ग्रेविटेशनल एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर आया था, तो इसको आप निकालते कैसे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यानी उसका एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। तो चलते देखते हैं। तो सबसे पहले हमको दो मास वाला बॉडी को लेना पड़ेगा, ठीक है, दो अलग अलग मास का बॉडी लेना पड़ेगा, जिसका मास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ठीक है। तो एक बॉडी का मास है m1 और एक बॉडी का मास है m2, ठीक है। तो लिखेंगे कंसीडर के, हम रचना किए हैं कि टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट है ए है और बी है, ऑफ मास m1 है और m2 है, एंड सेपरेटेड एट डिस्टेंस आर, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, या दोनों कितना दूरी पर रखा गया है, आर दूरी पर, ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं कि अब हम ग्रेविटेशनल लॉ से क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और फिर जो एफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो अब दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हम पाते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो कांस्टेंट आता है एफ बराबर आता है जी आता है m1 m2 बटा आर स्क्वायर, वेयर जी इज कांस्टेंट नॉन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते तो इसका यूनिट वगैरह का बात करते हैं, डायमेंशन यूनिट के वगैरह का। तो देखते हैं यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है, निकालते हम उसका यूनिट का, तो हम जानते हैं फार्मूला एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी यहाँ पर हमको कैपिटल जी का हमको यूनिट चाहिए और उसका डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से हम कैपिटल जी को छांट लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो कैपिटल जी को निकाल लिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 बटे होगा m1 m2 होगा, ठीक है। और अब फोर्स के लिए होता है, ठीक है, अब इसका यूनिट का बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, और रेडियस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मास का यूनिट होता है केजी, और दूसरा मास के लिए भी केजी। तो इस तरह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इसका यूनिट। अब इसका डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन इसका हो जाएगा न्यूटन के लिए यानी फोर्स के लिए हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, और मीटर स्क्वायर यानी लेंथ, मीटर यानी लेंथ है तो लेंथ के लिए एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ठीक है मीटर स्क्वायर के लिए, और नीचे में केजी स्क्वायर है तो नीचे को हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है, नीचे को ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर ले आने से पावर में माइनस हो जाता है तो m माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, मास के लिए m होता है डायमेंशन। और इस तरह हम देख रहे हैं कि m का पावर 1 और m का पावर -2, तो m का पावर -1, और l का पावर 1 और l का पावर 2, तो l का पावर 3 और t का पावर -2, और ठीक है, और कुछ नहीं है तो टी का पावर -2। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2 होता है। और इस तरह यदि आप इसका वैल्यू का बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर ये हम जान गए, अब हम स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का हम रिलेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है, कि उसका रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं इसका रिलेशन को। तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ से अभी हम क्या पढ़े, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ से हम क्या पढ़े कि जी बराबर होता है एफ बराबर होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। और एंड ग्रेविटी यानी एफ बराबर हम क्या पढ़े, यानी हम भार बराबर, अभी हम भार पढ़े थे ना डब्लू, तो डब्लू बराबर mg पढ़े थे, इसलिए यहाँ पर डब्लू क्या था, एक फोर्स था, तो यहाँ पर हम डब्लू की जगह एफ भी ले सकते हैं, तो एफ बराबर mg हो गया। अब दोनों तरफ एफ है तो दोनों पर LHS बराबर हो जाए, तो इस तरह हम RHS को भी बराबर कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से लिए कि दो RHS में जो था, इसका RHS में mg था और उसका RHS में जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर था। तो इस तरह स्मॉल जी और स्मॉल जी कट हो गया और स्मॉल एम और स्मॉल एम कट हो गया, तो स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर बचा। ठीक है। तो यही इसका रियल रिलेशन होता है, जी बराबर यानी स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका हम वैल्यू का बात करेंगे तो कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास होता है तो धरती का मास कितना होता है 6 इंटू 10 का पावर 24 होता है केजी, और रेडियस कितना होता है धरती का 6.4 इंटू 10 का पावर 6, और स्क्वायर के लिए स्क्वायर दे दिया। ठीक है। अब इसका हम इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपका आएगा 9.8 यानी 9.79 कुछ आएगा। ठीक है, समथिंग आएगा। तो 9.8 उसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ये एक्सीलरेशन है, यानी त्वरण का सही यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, यानी जो एफ बराबर हम निकाले थे ना, एफ बराबर निकाले थे ना जी m1 m2, ठीक है, m1 m2 बटा आर स्क्वायर निकाले थे ना, तो अब उसको हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो सकता है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है टर्म 2 को, उसमें आपको पूछ दे। जो 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है ना आपका फिजिक्स का, शायद उसमें पूछ दे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका देखते हैं और आप इसको एक्स्ट्रा रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए को लिए है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बी को लिए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ए का मास कितना m1 है और एक ऑब्जेक्ट दूसरा बी का कितना है मास है m2 है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब देखिए 1 मिनट, हाँ चलिए, तो एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास m2 है। ठीक है, अब ए पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है, 2 लगा रहा है, तो F12 हो जाएगा। ठीक है, और एफ बी पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है, तो F21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन इसका हो जाएगा 1 से 2 की ओर, यानी वो आर कैप किसी के भी ऊपर में कैप लग जाता है, मतलब वो यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? उसका डायरेक्शन को दिखाता है। तो आर कैप 1 से 2 और इधर आर कैप हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 से 1, इधर 1 से 2। ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए इसका अब डेरिवेशन का हम बात करते हैं। तो जो फिगर में था उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कंसीडर करेंगे दो ऑब्जेक्ट क्या है? ए है और बी है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है, और दोनों मास कितना है? m1 है और m2 है। बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब फार्मूला से हम लोग निकालते हैं कि फ्रॉम हम अभी तक क्या पढ़ के आए उसी से निकालेंगे। तो हम पढ़ के आए न्यूटन्स लॉ से एफ बराबर पढ़ के आए जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दो फोर्स है, देखिए यहाँ पर दो फोर्स है, तो एक फोर्स है F12 और एक फोर्स है F21। तो F12 और F21 को लिखेंगे, तो F12 के लिए हो जाएगा जी m1 m2 और बटे में आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर था? इसका डायरेक्शन देखिए 1 से, इसका डायरेक्शन था 1 से 2 की ओर। तो डायरेक्शन को लिख देते हैं, एफ आर कैप 1 से 2 अलॉन्ग ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब फिर देखते हैं F21 के लिए। सिमिलरली उसी तरह हम F21 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम F21 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो F21 के लिए जी हो जाएगा m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन इधर था, देखे थे आप फिगर में अभी, तो R21 हो जाएगा अलॉन्ग बी से ए, यानी बी से ए की तरफ। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 मान लिए थे। अब हम दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो RHS में सेम है, यानी RHS में उधर भी जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर था और उधर भी m1 m2 बटा आर स्क्वायर था, केवल डायरेक्शन देखिए अलग अलग था। इसमें आर कैप 1 2 था और इसमें आर कैप 2 1 है। तो इस तरह जब RHS सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम LHS को भी सेम दिखा सकते हैं। तो इस तरह F21 बराबर या F12 बराबर हो जाएगा माइनस, अच्छा ठीक है, माइनस को बाद में लिखेंगे, F12 बराबर हो जाएगा F21। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह नीचे में, और दोनों से अलग अलग डायरेक्शन में, तो किसी को तो एक नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो चलिए हम किसी एक को नेगेटिव मान लिए, तो F12 को इसमें नेगेटिव मान लिए, तो कभी हम मान लेते हैं F21 को नेगेटिव मान, तो किसी को भी आप नेगेटिव मान सकते हैं। क्यों नेगेटिव माने? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखिए अलग अलग है। यहाँ पर आर कैप दिखा रहा है अलग अलग। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है वेक्टर फॉर्म में। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको मॉडल पेपर में भी पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी छोटा जी का वैल्यू किस तरह परिवर्तित होता है जगह के साथ साथ, ठीक है, कभी ऊंचाई के साथ, कभी गहराई के साथ, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, ठीक है। तो एक बार हम हाइट के यानी एल्टीट्यूड के साथ निकालते हैं, ठीक है, और एक बार हम डेप्थ यानी गहराई के साथ निकालेंगे। तो एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ निकाल कर देखते हैं। तो हाइट के साथ निकाल कर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई पर जाकर रख देंगे। तो सबसे पहले हम एक अर्थ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अर्थ बना लिए जिसका अर्थ का रेडियस को हम कैपिटल आर मान लिए, ठीक है, और उसका मास को हम कैपिटल एम मान लिए, ठीक है, और कुछ ऊंचाई पर जाकर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, बॉडी को रख दिए, ठीक है, जो ऊंचाई कितना है एच है, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और रेडियस तो आर है धरती का, तो ओ से इसका दूरी कितना है, देखिए आर प्लस एच है, ठीक है। तो चलिए अब फिगर के बारे में हम लिख देते हैं। यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि अर्थ इज ए परफेक्ट स्फेयर, ठीक है, यानी धरती तो वास्तव में गोलाकार नहीं होता, लेकिन हम मान रचना कर सकते हैं क्योंकि उसका रेडियस हमको आर लेना है, ठीक है। तो हम रचना मान लेते हैं कि आर यानी धरती जो पूरी तरह से गोल है, ठीक है, परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है, और जिसका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, और जिसका मास क्या है कैपिटल एम है, और जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, यानी एक बार हम सरफेस पर निकालेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक बार हम उसका कुछ ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट पर निकालेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों को हम कंपेयर कर देंगे या दोनों से हम भागा दे देंगे, तो देखेंगे कि कितना कम हुआ है या कितना बढ़ गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले की तुलना में जब हम ऊंचाई पर ले गए, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, एट पॉइंट ए पर निकालेंगे। तो जी बराबर हम अभी फार्मूला क्या पढ़ कर आए थे वहाँ से रिलेशन में कैपिटल जी और स्मॉल जी में, कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। तो इस तरह हम इक्वेशन 1 मान लेते क्योंकि पॉइंट ए पर, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पर हम मान लेते हैं जी डैश मान लिए, ठीक है, कुछ अलग दिखाने के लिए, जी से कुछ अलग दिखाने के लिए हम जी डैश मान लिए, ठीक है, जी डैश मान लिए। तो जी डैश बराबर जी एम, ठीक है, और दोनों के बीच का देखिए डिस्टेंस केवल चेंज हो गया कि इसका डिस्टेंस आर था और इसका डिस्टेंस हो गया, इसका डिस्टेंस आर था और इसका डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर प्लस एच को लिखेंगे जी डैश में, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इस तरह इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, भागा दे देते हैं। क्यों भागा देंगे, क्योंकि हमको जी डैश का वैल्यू चाहिए। जी डैश क्या है कि कितना चेंज हुआ या कितना, ठीक है, बढ़ा या घटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरह हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम पाते हैं कि जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और भागा में देंगे तो आर स्क्वायर बटे जी एम, ठीक है। तो इस तरह ये ऊपर जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा आर स्क्वायर बटे जी एम, तो जी एम कट जाएगा और बचा कि आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। फिर इसको देखते हैं हम लोग, फिर इसको ऊपर करके देखते हैं क्या बचा, कि आर स्क्वायर को देखिए हम, देखिए ऊपर में मेरा आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ कुछ ऐसा करते हैं कि आर स्क्वायर को हम काट दे। तो हम यहाँ से आर प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पर आर प्लस एच रहता है मान लेते हैं, तो यहाँ से जैसे हम आर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाता है और प्लस में एच बटा आर बच जाता है, क्योंकि जब भी हम आर को एंट्री करा देंगे और यहाँ भी एंट्री करा देंगे तो यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ आर आ जाएगा, आर एच हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा तो आर प्लस एच बच जाता है, ठीक है। इतना समझ में, इसीलिए यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर है। तो जब ये आर स्क्वायर अंदर नहीं जाएगा, केवल आर जाएगा अंदर, ठीक है, तो आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा। तो 1 प्लस एच का 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। तो जब भी 1/x रहता है तो 1/x को हम इस तरह लिख सकते हैं, x का पावर -1, या इस तरह रहता है कभी 1/x स्क्वायर रहता है तो इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, x का पावर -2, यानी जब इसको ऊपर लगेंगे तब। तो उसी तरह 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर को जब ऊपर लगेंगे तो 1 प्लस एच बटे आर का -2 में नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। तो इस तरह मेरा हो जाता। अब इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है एक फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जी डैश बटे जी हो गया और बटे में, अच्छा यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जो -2 है ना, ये -2 को हम यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और h पहले से था तो h रह गया और बटे में r। तो बस यही था, बाइनोमियल से हम चेंज कर दिया, ठीक है, उसका रूप को। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको जी डैश का वैल्यू चाहिए, तो जी डैश को रहने दिया और जी को गुना कर दिए, तो जी चल गया गुना में और ये हो गया 1 - 2h बटे r। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस चिन्ह से क्या पता चल रहा है कि घट रहा है यानी कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो क्या कम हो रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेज विथ हाइट यानी इंक्रीज इन हाइट। तो ये हो गया हाइट के हिसाब से। अब हम लोग डेप्थ यानी गहराई के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा गहराई के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गहराई यानी हमको नीचे जाना पड़ेगा धरती का। तो हम ये मेरा एक परफेक्ट स्फेयर का धरती है। अब हमको नीचे मान लेते हैं डी दूरी से हम नीचे आ गए, ठीक है, डी तक आगे नीचे डी है, ठीक है, और डी है तो हम पॉइंट बी पर पहुँच गए, हम पॉइंट बी पर रुक गए, ठीक है। आकर यहाँ पर हमको यहीं से हमको नापना है। तो हम पॉइंट ओ से ए की दूरी कितना है, ये तो पूरा धरती का रेडियस तो आर होता है, और हमको बी पर जाना है तो हम आर - डी कर देंगे। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी डी है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमको दूरी चाहिए तो आर - डी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस। कंसीडर अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर, ठीक है, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है हुई सेंटर ओ है और मास एम है और रेडियस आर है। वही सब रहेगा, सिंपल है, ताकि आपको ज़्यादा याद करने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब एक बार पॉइंट ए पर निकालते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, पॉइंट ए पर निकालते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पॉइंट ए पर हो जाएगा वही जैसा सिंपल पहले रहता था, ठीक है, कि gm/r²। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पर आपको डेंसिटी को लाना है किसी भी करके। तो डेंसिटी लाने के लिए हम मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ और डेंसिटी का सूचकांक यानी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो रो से डिनोट करते हैं। तो इस तरह 4/3 πr³ रो आ गया। तो यहाँ पर हम जाकर पुट कर देते हैं इस एम का वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पर जाके पुट कर देते हैं। तो पुट करने पर मेरा आंसर जो बनता है, जो एक्सप्रेशन मिलता है, तो यहाँ से जी बराबर हो जाएगा जी और एम का वैल्यू 4/3 πr³ रो और बट्टे में r² से r³ को काट देंगे तो एक r बच जाएगा, तो 4/3 जी पाई आर रो बच गया, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम पॉइंट बी पर निकालते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो पॉइंट बी पर उसी तरह हम निकालेंगे। तो उसका डिस्टेंस देखते हैं कितना था, उसका डिस्टेंस देखिए r - डी था, ठीक है, r - डी था। तो निकालते हैं पॉइंट बी पर, ठीक है। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम डैश बट्टे r - डी का होल स्क्वायर। तो एम डैश क्यों माने, क्योंकि हमको डेंसिटी चाहिए, तो दोनों का डेंसिटी तो अलग होगा, क्योंकि देखिए इतना अंदर आया, इतना अंदर आया, तो इतना अंदर आने से तो ये वाला भाग तो इसका घट गया ना, तो घट गया ये वाला भाग, तो घट गया तो उसको माइनस कर देना, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस तो अलग उसका डेंसिटी निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो मास बराबर यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³ वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल डिस्टेंस घट गया, तो r - डी हो गया, तो r - डी का होल क्यूब हो गया और रो का रो हो गया। तो यहाँ अब हम यही एम डैश का वैल्यू को जाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं एम डैश का वैल्यू को। एक मिनट, एम डैश के वैल्यू को यहाँ जाके पुट कर देते हैं। तो जैसे पुट करेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन बनता है जी डैश बराबर जी 4/, यहाँ पर एम के लिए 4/3 पाई r - डी का होल क्यूब रो और बटे में r - डी का होल स्क्वायर। तो r - डी का होल स्क्वायर से r - डी का होल क्यूब काटेंगे तो r - डी बच जाएगा। तो जी डैश बराबर 4/3 जी पाई r - डी और रो बच जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को हम भागा दे देते हैं इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमको जी डैश का वैल्यू चाहिए। तो जी डैश का वैल्यू निकालने के लिए भागा देने पर देखिए 4/3 कट गया, पाई कट गया, जी कट गया, रो कट गया, तो r - डी बटे आर बचा है, ठीक है, r - डी बटा आर बचा है, ठीक है। तो r - डी बटा आर को लिख दिए। तो जी डैश बराबर, अच्छा हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, अच्छा आर तो दोनों के लिए है, आर के लिए भी है और डी के लिए भी, तो अलग अलग सेपरेट कर देते। तो r - डी एक तरह आर बटा आर आ गया और डी बटा आर आ गया, तो आर कट गया तो 1 बचा, तो 1 - डी बटा आर आ गया, ठीक है। तो देखते नीचे में, तो 1 - डी बटा आर हो गया। अब हमको तो केवल जी डैश का वैल्यू चाहिए, तो जी को क्रॉस में, तो जी को हम इधर ले आते हैं, ठीक है।
तो इस तरह जी डैश बराबर हो गया जी 1 माइनस डी बटा आर। तो ये इसमें भी देखिए माइनस आ रहा है, माइनस, तो माइनस से क्या पता चल रहा है कि घट रहा है। तो क्या घट रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ जेड डिक्रीजेज विद डेप्थ, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा, जैसे जैसे हम धरती के भीतर जाएंगे वैसे गहराई, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटते जाएगा। तो मान लेते हैं हम एक बार सेंटर पर पहुंच गए, धरती का सेंटर पर पहुंच गए, तो जैसे सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो आर का भी वैल्यू और डी का, यानी वस्तु यहाँ पर है तो डी का भी वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी आर बराबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर डी हो जाए तो जी डैश बराबर जी और 1 माइनस डी बटा आर। तो डी बराबर आर हो गया तो आर डी के जगह हम आर लिख सकते हैं, तो आर और आर कट जाएगा, ठीक है, आर और आर कट जाएगा। तो जी डैश बराबर जी इंटू जीरो हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 यहाँ पर बच जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जीरो। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। कहाँ पर शून्य हो जाता है ना, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी धरती के केंद्र में जाएंगे तो जी डैश का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 1 का वीडियो खत्म हो जाता है, तो इसको मैं पार्ट और 2 को लेकर आऊँगा, ठीक है, वहाँ से इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दूँगा। तो ये इसका मैं अभी PDF बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है, PDF, ठीक है, इसका PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी, उन बच्चों को भी इन सारे टॉपिक को पढ़ने का मौका मिले यदि उनके ट्यूशन में पढ़ाई नहीं हुआ हो तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम भी इस तरह का वीडियो और भी लेकर आएँ, ठीक है, हमको मोटिवेट मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।